So guys, this is Varun Shaju, a student of IHM Pusa, currently studying in my second year. I am pursuing BSc in Hospitality and Hotel Administration. So मैंने भी आपकी ही तरह NCHMCT JEE का एग्ज़ाम दिया था एंड सिक्योर्ड AIR 6 एंड मेरे एक दोस्त जिनका यूट्यूब चैनल है योर हॉस्पिटैलिटी ब्रैड, उनने मुझे सजेस्ट किया कि मैं वीडियो डालूं एंड बताऊं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी सो दैट मोर ऑफ यू पीपल कुड नो हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग टॉप IHMs में पहुंच पाएँ. सो होप यू लाइक इट. सो NCHMCT का जो पेपर रहता है उसको 25,000 to 30,000 स्टूडेंट्स हर साल अटेम्प्ट करते हैं एंड इसमें हर फील्ड को परस्यू करने वाले बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं. लाइक HM जो करना चाहते हैं वो लोग तो करते ही हैं, उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट पढ़ना चाह रहे हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, लाइक दे ऑल लुक एट NCHMCT एज अ बैकअप टू फॉलो ऑन. तो अपन के लिए कंपटीशन और बढ़ जाता है जब ये लोग जो एग्ज़ाम्स दूसरे फील्ड्स के लिखते हैं उनके लिए ये वाला एग्ज़ाम कंपैरेटिवली बहुत आसान पड़ जाता है. लाइक मैंने खुद मैनेजमेंट के एग्ज़ाम्स काफ़ी सारे लिखे हैं और जब मैं उन सबको NCHMCT के एग्ज़ाम से कंपेयर करता हूँ सो मैं कहीं ना कहीं रियलाइज़ करता हूँ ये एग्ज़ाम उनसे बहुत आसान है. और ये जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर करना इसलिए मुश्किल नहीं होता कि ये एग्ज़ाम हार्ड है, इसलिए मुश्किल हो जाता है कि इतना इजी है कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो मेजॉरिटी बच्चा है वो क्लियर कर सकता है इस एग्ज़ाम को. सो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू राइज अबव द एवरेज, कैसे जो मेजॉरिटी लोग हैं उन लोग को पीछे छोड़े और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे अपन लोग एग्ज़ाम में मैक्सिमम जितना अपना परफॉर्मेंस है उसको हाईएस्ट दे के सबसे आगे निकल पाएँ ताकि अपन टॉप IHMs को एम करें. ओके, सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग ये जान जाएंगे कैसे मैक्सिमम लोगों को पीछे छोड़ के अपन टॉप IHMs को एम कर पाएंगे. ओके, सो अब प्लान करते हैं अपना जो पेपर है विच इज़ ड्यू इन 2 weeks उसको कैसे अटेम्प्ट करें, उसका पैटर्न क्या है, पेपर को समझते हैं थोड़ा. तो जो NCHMCT का जो पेपर है उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं एंड 3 घंटे होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए. अपना पेपर जो 200 क्वेश्चन है वो 5 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है जो कि है अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश एंड सर्विस एप्टीट्यूड. तो अब आपने जब सुना कि 200 क्वेश्चन है और 3 घंटे हैं दैट इज़ 180 मिनट्स, आपको लग रहा होगा कि 200 क्वेश्चन 180 मिनट्स में सॉल्व करने हैं. सो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम का टाइम है. सो वो एक्चुअली हाँ मैथमेटिकली सही है, बट अगर आप सोचेंगे तो उतने की ही ज़रूरत है और जितना टाइम है दैट इज़ मोर देन इनफ. इसका लाइक अगर आप देखोगे जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे रियलाइज़ करोगे कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, यही 2 सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं. उसके बाद इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सिर्फ उसके क्वेश्चंस और कुछ थोड़े से जिसमें ज़्यादा रीडिंग करना पड़ता है, स्पॉटिंग द एरर, उस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगता है. बाकी अगर आप पूरा पेपर देखोगे ऐसे लाइक एक बार रीड करोगे आपको आंसर आ जाएगा, या तो आंसर आता होगा या नहीं आता होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है. और NCHMCT का जो लेवल है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे मैथ्स जो है काफ़ी इजी आता है, तो मैथ्स में भी ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए. अब आप लोग प्लान करते हैं अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे. जब अपन को 200 क्वेश्चन दिखेंगे कौन से सेक्शन से चालू करें, कौन से सेक्शन को एंड के लिए छोड़ें, कहाँ पे कितना टाइम देना है कौन से सेक्शन में, वो अपन ज़रा देखते हैं. ओके, सो मैं अब आपको बताता हूँ मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी जब मैंने उस NCHMCT के पेपर को अटेम्प्ट किया. ओके, मेरे केस में मेरा मैथ्स जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. आप भी फाइंड आउट करिए आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे पहले वो सेक्शन उठाओ. जैसे मेरे केस में मैथ्स था तो मैंने मैथ्स उठाया, मैथ्स के जितने क्वेश्चन आते थे वो सारे कर लिए. अब जिसमें डाउट है, जिसमें मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ा कि मैं अब एंड में जब मेरे दूसरे सारे सवाल हो जाएंगे तब मैं इस पे आऊँगा. ठीक है, ये करके मैं नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन किया जो है लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में भी यही सेम काम करना है. काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जो इजीली होंगे, एक बार देखोगे आंसर आ जाएगा, वो वाले सबके आंसर्स मार्क करते जाएंगे. वो करा, अपन आ गए अगले सेक्शन इंग्लिश.
इंग्लिश में आने के बाद अपन को थोड़ा स्मार्ट खेलना है। इसमें आरसीज जो है, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, उसमें टाइम लग जाता है, और एंड में जब टाइम अगर इन केस कम बच रहा है उस टाइम अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने जाओगे और टाइम कम है, हड़बड़ी में गड़बड़ करोगे और माइनस मार्किंग ले जाओगे। तो स्टार्टिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेने के बाद स्पॉटिंग दी एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस रीड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिखने में टाइम लग जाता है। हर एक सेंटेंस को रीड कर करके जाओगे तो उसमें भी टाइम लग जाता है। ये वाले दो टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश में पहले करके, इंग्लिश के बाकी सारे जो हैं, पूरा इंग्लिश का सेक्शन एक बार में सॉल्व होगा, उसमें या तो आता होगा या नहीं आता होगा, ठीक है। तो जो आते आते वो वाले सारे करते जाओ, जो नहीं आते उसको छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू भी मत करो, अपन को फालतू में माइनस मार्किंग नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं, अपना दो सेक्शंस बच जाते हैं, जीके और अपना सर्विस एप्टीट्यूड। अब मेरे केस में जीके मेरा सबसे वीकेस्ट सेक्शन था। हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, हो सकता है उसी से आपने स्टार्ट किया हो। जीके के केस में एक बात ये अच्छी है कि इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, या तो आपको आंसर पता है या फिर नहीं पता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम नहीं पता तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। मैथ्स में अगर नहीं पता है, थोड़ा दिमाग यहाँ वहाँ से चलाओगे आ जाएगा आंसर। तो अब इसके बाद मैं इसलिए जीके एंड के लिए छोड़ता था, क्योंकि जितने आते हैं वो वाले सारे क्वेश्चन देख देख के मैं जल्दी से कर सकता हूँ। तो मैं आता था सर्विस एप्टीट्यूड में। सर्विस एप्टीट्यूड में आके अपन को दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बन जाना है। चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें गुस्सा नहीं होना है, तुम्हें गंदी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, तुम्हें अपना काम नहीं खोना है, कुछ भी हो जाए तुम्हें एकदम कामली हर सिचुएशन को हैंडल करना है। सो उसमें एक क्वेश्चन था, जैसे कहते हैं कि एक आदमी है, उसने तुम्हारी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, तो तुम क्या करोगे, योर रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्सेज में ऑप्शंस मैंने दिया था, एक गो बैक एंड ब्रेक हिज कार्स विंडो, go talk to him and ask him for a justification for why he did so, and go and complain to the police, and none of the above. अब अगर मेरे केस में होता, एक्चुअली जो मैं रियल लाइफ में करता, मैं एक्चुअली जाके उसका वापस शीशा फोड़ के आ जाता। बट अपन को पेपर में बिल्कुल नहीं करना, अपन को एकदम शांति प्रिय आदमी बनना है एंड प्यार से पूछना है कि सर आपको क्या प्रॉब्लम हो गई, आपने मेरे गाड़ी का शीशा क्यों फोड़ा, एकदम प्यार से पूछना है। अब तीसरा ऑप्शन था कि गो एंड कंप्लेन टू द पुलिस, सो वो ऑप्शन भी सही हो सकता है। एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दिस। अब द ब्यूटी अबाउट दिस सर्विस एप्टीट्यूड सेक्शन इज़ कि कोई आंसर सही या गलत नहीं होता, लेकिन एक ऑप्शन ज़्यादा सही होता है। अब अगर आप ये देखेंगे, इस केस में सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन होगा गो एंड आस्क फॉर अ जस्टिफिकेशन एंड खुद ही सॉल्व कर लो आपस में चीज़ें, एक मेच्योर डिसीजन। सीधा जाके पुलिस को कॉल करना थोड़ा सा इमेच्योर हो जाएगा, दोनों के लिए प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, तो वो एक सेकंड प्रेफरेंस पे आ जाएगा। और जो पहला ऑप्शन जो था कि कांच फोड़ देना, वो जितना भी सही साउंड करे लेकिन काफ़ी गलत हो जाएगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगी वो चीज़। तो अपन को वो एक चीज़ मेंटेन करना है। अब इसमें सर्विस एप्टीट्यूड में जो मार्किंग स्कीम होती है वो ऐसा होता है, जो सबसे बेस्ट प्रेफरेंस होता है, जो कि था अपने केस में गो एंड टॉक टू द पर्सन, आस्क फॉर अ जस्टिफिकेशन। उस क्वेश्चन के लिए अपन को मिलेंगे 4 मार्क्स। उसके अलावा जो अपना सेकंड प्रेफरेंस था कंप्लेन टू द पुलिस, उसके लिए 2 मार्क्स। अब या तो नन ऑफ दिस या फिर अपना पहला ऑप्शन गो एंड ब्रेक दी ऑफेंडर्स ग्लास। इस केस में जो वाला ऑप्शन है वो बहुत ही गलत है, तो ए ऑप्शन के लिए 0 मार्क्स मिलेंगे, नन ऑफ द अबव के लिए 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे मार्किंग स्कीम चलता है प्रेफरेंस के बेसिस पे। तो वो एक बात ध्यान रखना, इसमें कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही तो इसमें अपन के मैक्सिमम चांस है मार्क्स लेने के। तो जिस क्वेश्चन में सबसे अच्छा ऑप्शन जो लग रहा है, जिसमें तुम सबसे अच्छे दिखोगे, वो कर लो। वो नहीं आ रहा तो सबसे गंदे वाले को मत करना, जो तुम्हारा इम्पल्सिव जो रिएक्शन होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, वो बिल्कुल नहीं देना है, उसको कंट्रोल करना है। तो ऐसे अपना सर्विस एप्टीट्यूड का सेक्शन में हाई स्कोर कर सकते हैं। अब अपना रह जाता है आखिरी, जो कि है जीके। जीके में जितने आते हैं भाई उतने ही करना, जो नहीं आते उसको फालतू में अटेम्प्ट करने मत जाना, अपने माइनस मार्किंग करवा लोगे, फिर फ़ायदा क्या है। जहाँ तुम्हें 4 मार्क्स मिलने थे उसकी जगह तुम -1 लेके बैठ जाओगे, तो अपना लॉस है, स्मार्ट खेलना है। ओके, सो अब मैं बताता हूँ। मैंने जैसे अब अपने सारे मैथ्स कर लिया, फिर रीजनिंग कर ली, फिर इंग्लिश कर लिया, उसके बाद लॉजिकल
उसके बाद अपना सर्विस एप्टीट्यूड कर लिया, फिर जीके कर लिया। फिर मैंने देखा मेरे कौन से क्वेश्चन हैं जो मार्क फॉर रिव्यू हैं, उन सबको जाके अब मैं टाइम लगा के उसको अटेम्प्ट करूँगा। वो वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब भी अगर टाइम बच रहा है, अब सारे क्वेश्चन ऐसे छूटे हैं जिसको तुम चाहे दिमाग लगा लो तो भी नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। वैसे वाले क्वेश्चन ही छूटने चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर टाइम बच रहा है तो अब कैलकुलेट करो तुमने कितने क्वेश्चंस इन टोटल किए। अब मेरे केस में मैंने 188 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड 12 क्वेश्चंस 200 में से। अब खाली 12 क्वेश्चंस ऐसे रह गए हैं जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा डाउट है, गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने बोला अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा टाइम ऐसे कन्फ्यूजन में था। फिर मैंने बोला 12 ही क्वेश्चन है, 188 के मुझे +4 मिल रहे हैं। अगर मैं 12 के 12 सारे गलत करता हूँ हैं, 188 इंटू 4 मुझे 188 के +4 हर एक के मिल रहे हैं। और ये 12 अगर सारे के सारे गलत होते हैं, हर एक का -1 तो -12 भी होगा। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। मुझे इतने में पता था कि अभी मेरी रैंक जो है वो टॉप 100 में आ ही रही है, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ये 12 क्वेश्चन पे अपन खेल के देखते हैं। फिर मैंने सारे 12 के 12 कुछ ना कुछ अटेम्प्ट किया जो मुझे ऐसा लग रहा था क्लोजेस्ट हो सकता है। शायद एक स्मार्ट गेस करते हैं ना कि शायद ये होगा, थोड़ा इधर से रिलेटेड लग रहा है। मैंने स्मार्ट गेसिंग करके वो आखिरी के 12 क्वेश्चन सॉल्व किए। लकीली उसमें से 6 मेरे सही भी निकल गए। तो मेरे 194 सही और सिर्फ 6 गलत। तो वो कहीं ना कहीं वो खतरनाक डिफरेंस क्रिएट कर गया। एंड में अपन को देखना है कि अपन लोग अभी रिस्क ले सकते हैं या नहीं, अभी अपन को गैम्बल खेलना है या नहीं सारे क्वेश्चंस का। तो वो थोड़ा खुद अपने उस दिन के कंडीशन में, अपने जिस दिन टेस्ट दोगे उस दिन उस कंडीशन में देख के अपन को सोचना पड़ेगा। ओके, सो अभी अब प्रिपरेशन में आखिरी के अब कुछ 2 हफ्ते रह गए, 2 हफ्ते से कम रह गए हैं। सो प्रिपरेशन तो अब जम के कर लो, जो 2 हफ्ते हैं जितना टाइम दे सकते हो इसमें दो, लेकिन स्मार्टली खेलो। अपन को हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है। ये एग्ज़ाम स्मार्टनेस पे है, जो स्मार्टली उस दिन खेल गया वो बाजी मार जाएगा। तो अपन को जितने पॉइंट्स बताएं उन सबको मन में रखना है जब एग्ज़ाम दे रहे हो। और अभी स्मार्टली जो टॉपिक्स एक बार क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो। अगर जब तुम पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज नहीं पढ़ो, सेक्शन वाइज पढ़ो। पूरा एक सेक्शन उठाओ और उसमें से देखो कि कौन से वाले टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तुम कौन से वाले ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो जो तुम्हारा अच्छा पॉइंट है उसको इतना अच्छा कर लो कि वो वाला क्वेश्चन तुम देखते ही सॉल्व कर लो। बाकी जो नहीं आता उसमें तुम उस दिन भी बैठ के, जब तुम पेपर कर रहे होगे तुम्हारे पास उस टाइम भी टाइम होगा, वहाँ बैठ के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो आता है वो तुम्हें देखती 30 सेकेंड्स के अंदर वो सॉल्व हो जाना चाहिए, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। इतनी स्पीड लानी है, ठीक है। तो अपन ऐसे ही करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और 2 हफ्ते के बाद आई होप टू सी many of your faces in IHM Pusa and other top IHMs. So all the best. I don't like to do this, but अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं जो होटलियर्स बनना चाहते हैं, जो NCHM का पेपर लिख रहे हैं, जो IHMs ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए एंड हेल्प देम। थैंक यू।